मैं वही शशि जी से शुरुआत करूंगा। शशि जी, हम जो बात कर रहे हैं कि इसमें कल्पित तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसपे आक्षेप है, जिन्होंने कहीं किया, और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल बहुत ऐसा था। लेकिन अभी जो कहीं ज्यादा कुछ ये पूरा का पूरा मसला चुभा है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुभा है, और वो सूत्रों के हवाले से आ रही है सारी खबरें। महाराष्ट्र में किस तरीके की क्या हलचलें हैं, क्या निकल कर आ रहा है, टिप्पणी आपकी। संजीव जी, पहली बात तो ऐसी है ना कि जब महाराष्ट्र का चुनाव का विधानसभा चुनाव का नतीजा सामने आया, तभी ये अप्रत्याशित जीत को लेकर महाराष्ट्र में सन्नाटा छा गया था। मतलब तभी हम सब बात कर रहे थे कि भाई ये हजम होने वाली बात नहीं। हमारे जैसे तमाम लोग कह रहे थे कि ये रिजल्ट है, लेकिन ये जनमत नहीं है। देखिए, रिजल्ट, चुनाव का नतीजा आना और जनमत व्यक्त होना, दोनों में अंतर है ना। तो वो अंतर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद बहुत बड़ा दिखाई दिया। तब से वो सवाल लगातार चलता रहा। यहाँ तक चला कि मरकड़वाड़ी जैसे छोटे से गांव ने बैलेट पेपर पर चुनाव लेने की बात की, जबकि वहां का जो प्रत्याशी है वो शरद पवार गुट का एमएलए चुनकर आया हुआ। मतलब चुनी हुई सीट में भी एक गांव में री इलेक्शन होने की बात हुई थी, यहाँ तक बातें गई थी, है ना। जैसे तैसे शरद पवार साहब और बाकी सारे लोगों ने उसको ठंडा कर दिया, वो अलग विषय है, उस पर अभी नहीं जाएंगे। लेकिन ये विषय तब से चल रहा है। अब चूंकि मोदी साहब के नेतृत्व में तीसरी टर्म चल रही है, 11 साल पूरे हो रहे हैं, और उनका इतना बड़ा राजनीतिक कद ऊपर गया है कि ये तीसरी टर्म में एक चोरी डकैती करके माइनॉरिटी गवर्नमेंट के वो प्रधानमंत्री बने हुए। इस बात को बार बार अंडरलाइन करना होगा। ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री है, जिसमें लोकसभा चुनाव के समय ही बहुत बड़ी धांधली होकर लगभग 79-80 सीट चोरी की गई है। अगर वो तब नहीं होती तो शायद ये प्रधानमंत्री भी नहीं होते। इस पृष्ठभूमि पर अभी का ये जो राहुल गांधी का जो आर्टिकल है उसको देखना चाहिए। लगातार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी का उनका ये पोजीशन बार बार आ रहा है। सवाल किसको है? इलेक्शन कमीशन को। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में प्रतिक्रिया किसने दी? देवेंद्र फडणवीस ने। अब देवेंद्र फडणवीस से ये क्यों किया जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है। देवेंद्र फडणवीस को इस पर आर्टिकल वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। तो महाराष्ट्र में आर्टिकल का जवाब, दूसरे लेख से जवाब देने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। चुनाव आयोग ऑफिशियली अभी भी कुछ नहीं कह रहा। पोजीशन क्या कह रहा है कि उनका ऑफिशियल लेटर आएगा तो फिर हम लोग ऑफिशियली उनको बोल देंगे, पहले से ही फॉर्मली मैटर सेटल्ड है वगैरह वगैरह। ये नौटंकी अभी चलने वाली नहीं है, शक्य दायरे में नहीं है। लोगों को पूरा यकीन है कि ये इलेक्शन रीग हो चुका है। किस तरह से किया गया इसके बारे में भी लोगों को ठीक ठाक जानकारी है। देखिए, गांव खेड़े के लोगों को ज्यादा राजनीति समझ में आती है, चुनावी राजनीति। उनको मालूम रहता है कि किसका वोट कहाँ पर गया। और हमने कई सारे उदाहरण देखे कि जिस गांव में कांग्रेस का एमएलए, धुले जिले का, धुले ग्रामीण का कांग्रेस का सिटिंग एमएलए, उसके गांव में उसको वोट ही नहीं मिलता। ऐसा हो नहीं सकता ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो उसके वोटर्स उसी समय अनशन पे बैठ गए थे। या फिर हारी हुई सीट मुंबई के पास दहीसर विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर राज ठाकरे की पार्टी, उसका जो प्रत्याशी था, उसके परिवार के लोग हैं, होते हुए भी 2 ही वोट उस बूथ से मिलते उसको। तो बोला मेरे और मेरी पत्नी का मिला, मेरे पिताजी का, माता का, और किसी का नहीं मिल सकता। तो ऐसी कई सारी धांधलियां इस चुनाव में हुई है। और ये चुनावी गड़बड़ी नहीं है। देखिए, चुनावी गड़बड़ियां थोड़ी बहुत होती रहती हर समय, कोई ना कोई करते रहता है। लेकिन यहाँ पर पूरा एक रिजल्ट लाने की कोशिश की गई, और वो रिजल्ट हमारे सामने दिख रहा है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो केंद्र में, दिल्ली में और महाराष्ट्र में, दोनों जगह पर असंवैधानिक सरकारें स्थापित है। अब अगर असंवैधानिक सरकारें स्थापित होगी तो मेरे एक संवैधानिक अधिकारों का, या नागरिक होने का, या वोटर होने के मेरे अपने जो अधिकार है, उसका क्या यहाँ पर सवाल है। यहाँ पर ये जो ओछी राजनीति का कोई सवाल नहीं है। मतलब राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी का है, फिर बीजेपी का है, तो उनका आपस का झगड़ा चलेगा, ये वाली बात नहीं है। बात सीधी सीधी है कि भारत के भीतर की ये जो चुनावी प्रक्रिया है वो पारदर्शी रहेगी या नहीं रहेगी। अगर वो पारदर्शी नहीं रहती और उस पर डकैती की जाती है तो उसको दुरुस्त किया जाता है कि नहीं किया जाता है। अब पृथ्वीराज जी का जो स्टेटमेंट आया उसके आखिरी हिस्से से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगले चुनाव तक क्यों रुक रहे? मतलब महाराष्ट्र में एक प्रतिक्रिया ये भी स्ट्रांगली आ रही है
कि लोगों को दिख रहा था कि डाका डकैती हुई है ना, तो जिसका आइवज लूटा गया है तो वो वोटर तो लड़ नहीं सकता, है ना, वोटर ने उसकी वो लड़ाई लड़ ली थी। तो जिसके लिए उन्होंने वोट डाला था या नहीं डाला था, उन ऑपोजिशन राजनीतिक दलों ने उसके बाद क्या किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। होना ये चाहिए था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद ये महाविकास आघाड़ी के तमाम तीनों दलों ने इस रिजल्ट को रिजेक्ट करते हुए सड़क पे उतर जाना चाहिए था, आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए था। वो हुआ नहीं। दिखने में ये आ रहा है कि कंसिस्टेंटली राहुल गांधी इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं और फिर पीछे से पार्टियां, कांग्रेस वगैरह सब कुछ कुछ हलचल करने लगी। तो पृथ्वीराज चौहान जी के ये आखिरी वाले बयान से भी बिल्कुल सहमत नहीं। अगले चुनाव की बात नहीं है अभी, क्योंकि पिछली सरकार को जिस तरह से विधायक को खरीद कर डाका डालकर इन्होंने संवैधानिक सरकार को गिराकर एक असंवैधानिक सरकार बिठा दी और कोर्ट में मामला पेंडिंग रहा, तो वो 2.5 साल हमने झेल लिए। तो उसके बाद फिर चोरी डकैती करके इस तरह की अवैधानिक सरकार अगर 5 साल ऐसी खींची जाती है और कोई जवाब नहीं मिलता है, तो भारत के भीतर के चुनाव प्रक्रिया को लेकर हमको कोई विश्वास नहीं रहेगा। कुल मिलाकर बात ये हो जाएगी कि हम उत्तर कोरिया बन चुके या रशिया बन चुके, वहां पर भी चुनाव होते, हमारे यहाँ भी चुनाव हो जाते, 99% से मोदी पास होते रहेंगे, जैसे उनके डिग्री है वैसे हमारे चुनाव के रिजल्ट होते जाएंगे। अगर ये स्थिति आ जाती तो ये भारत जैसे गौरवशाली इतिहास वाले या स्वतंत्रता संग्राम या लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले देश के प्रतिमा के लिए, देश के हित में बिल्कुल ही नहीं है। तो ये जो अभी आर्टिकल आया है, इस आर्टिकल ने बड़ा हंगामा कर दिया है। महाराष्ट्र के भीतर आने वाले दिनों में, आज नहीं तो कल, ये जवाब देने ही पड़ेंगे। दूसरी आखिरी एक बात कहूंगा और मैं रुकूंगा। संजीव जी देखिए कैसा होता है, सवाल इलेक्शन कमीशन को किया, कूद पड़े भाजपा वाले। तो क्या बोलते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो होता है ना आपका हिंदी में कहावत है ना, मराठी में हमारे कहा थे कि चोराच्या मनात चांदणं, है ना, तो वो वाली बात आ गई। तो ये कबूलनामा है एक तरह से भाजपा की तरफ से कि हाँ हम ही है वो चोरी डकैती करने वाले, हम ही ने सब किया है। अब उसमें एक एरोगेंस है, अहंकार है। अहंकार ये आप क्या कर लोगे, तो ये आप क्या कर लोगे, ये सवाल मुझे है, हमारे जैसे सामान्य नागरिकों को, वोटर के लिए, पार्टियों को नहीं है, ये हमारे लिए। तो ऐसे समय में सिर्फ पार्टियों पर छोड़कर नहीं चलेगा, हमारे जैसे तमाम सामान्य से सामान्य वोटर को भी अभी एक भूमिका लेने का समय आ चुका है, उनको भी आगे आना पड़ेगा। ये सवाल सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के दायरे में रहकर सुलझने वाला नहीं है। सर यही है कि वो जो कंप्लीटली की आत्मगुप्ता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। शुक्रिया। बिल्कुल नहीं, मैं कश्मीर में था, जो हालात बता रहे हो मैं देख रहा हूँ, ये मजाक के पात्र बन चुके हैं। 6 तारीख को इनका जो पुल का चल रहा था ना, उस दिन उसी सड़क से मैं जा रहा था। आजकल इनकी परिस्थिति ऐसी हो गई ना कि भाड़े से जो लोग ला रहे हैं उनके ऊपर भी इनका विश्वास नहीं है, उसकी भी सिक्योरिटी चेक कर रही है, उसके लिए भी जाम कर रहे हैं। इतना इनका अविश्वास का माहौल बन चुका है। अरे तुम पैसा खर्चा करके लोग ला रहे हो, कम से कम उन पर तो भरोसा रखो। उन पर भी ये भरोसा रख नहीं पा रहे। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए 2014 से 2024 तक परिस्थिति इस हद तक बदल गई है कि भाजपा का जो सामाजिक आधार था, है ना, जिसके कारण एक लहर उठाकर बनाकर जो भी आ गए, वो सामाजिक आधार 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते बिखर चुका है। यंत्रणा कब्जे में होने के कारण और विरोधी दल अभी भी बैकवर्ड मानसिकता में और पुराने तरीके से लड़ने की सोच में होने के कारण इनकी सत्ता बनी हुई है और कुछ नहीं। अब महाराष्ट्र में तो हो गया जो होना था, अब उसकी और एक लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन बिहार का चुनाव आ रहा है और मुझे लग रहा है कि ये बिहार का विधानसभा का चुनाव ऐतिहासिक हो सकता है, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसलिए क्योंकि इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, हमें बिहार का 74 का आंदोलन से लेकर तमाम चीजें देखी हुई। तो मेरा एक आपके माध्यम से इस मन से एक सूचना या सुझाव के रूप में है कि देखिए विधानसभा चुनाव के पहले आते आते कम से कम हमारे जैसे जितने भी जागृत नागरिक है, कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट लोग हैं, पुराने ब्यूरोक्रेट्स है जिनको लगता है कि ये सब ठीक नहीं चल रहा, कोई 2-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी हम भी चुन लिए और वहां पर मकरवाड़ी की तरह पैरेलल चुनाव बैलेट पेपर पर हम ही खड़ा कर दे। अपने चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग बताए असंविधानिक, तुम्हारे पारदर्शिता तो हमारी पारदर्शिता, इस तरह से इसको पड़ेगा। कभी नहीं तो आज, नहीं तो कल इनको अपने सिंह पे लेना ही पड़ेगा। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के उनका आर्टिकल में ठीक पढ़ रहा था, तो धमकियां दे रहे हैं अर्बन नक्सल की,
आतंकवादी की। अरे तुम चोरी चकारी करो, तुम डकैती डालो, तुम संविधान को नकार रहे हो, आप हो कौन? आज अगर मैं बोलूँ संवैधानिक सरकार को मैं नहीं मानता हूँ, तो मेरे ऊपर क्या आरोप लगाओगे पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत? मैं अर्बन नक्सल हूँ, मैं आतंकवादी हूँ और मैं ये सहूंगा? ये बात अभी इनको डंके की चोट पर कहनी पड़ेगी। तो बिहार के चुनाव के समय ये मौका है कि राजनीतिक दल थोड़ा सा अपने राजनीतिक मतभेद और राजनीतिक सत्ता का जो भी समीकरण करना वो करते रहे, राजनीतिक करते रहे, लेकिन कम से कम चुनाव पारदर्शी हो, इसके लिए अपनी यंत्रणा को काम पे लगाए एक। और दूसरी तरफ समाज के भीतर के जो सजग नागरिक है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है, जिनको लगता है कि ये प्रक्रिया एकदम पारदर्शी तरीके से चलनी चाहिए, उन्होंने अपने एक पैरेलल यंत्रणा कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में खड़ी करें, ताकि जनमत रिफ्लेक्ट हो। सरकार किसी की भी बने, उससे हमें दुख नहीं, लेकिन जनमत प्रकट हो। जी नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात की आपने कि मकरवाड़ी बना दिया जाए कि वहां लोगों को एक जागरूकता भी हो और ये चोरी जितनी रुक सकती है उसको रोकने की एक प्रयास तो होना ही चाहिए। बहुत अच्छी आपने शशि जी बात की है।